खबर है मैं खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं हम उसके बाद, लेकिन पहले मैं रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। फिर एक प्रॉक्सी वॉर, फिर एक हमला हुआ और नेचुरली ये जो बच्चों पर हमला किया गया, हमें APS की याद आ गई। ये वही बर्बरियत है जिसका हम शिकार, और बार बार हम कहते रहे हैं कि वी आर आल्सो द विक्टिम। करें तहकीकात करें हमारे साथ मिलकर, ये कौन लोग हैं और ये क्यों हम पर हमले किए जा रहे हैं। मगर ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की। चीन और पाकिस्तान, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन एक और जो मीडिया में मियाँ साहब एक बात आ रही है और ख़ास तौर पर वावेला और खौफ की फ़िज़ा है, वो यूँ कि एक बहुत बड़ा ड्रोन अनवेल किया है जिसे आप ड्रोन मदरशिप कहते हैं। उसकी तफसीलें मैं अभी आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। ये किस किस्म का ड्रोन है और जो वर्ल्ड की एक मिलिट्री या एक वेपन्स की मार्केट है, चाइना हैज़ टेकन इट बाय स्टॉर्म और लोग खौफ से देख रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान CPEC का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये इससे पहले बन चुका है, एक मुआहदा उनका हो चुका है और एग्री किया है चाइना के साथ। उन्होंने जो छोटी सी 200 किलोमीटर की पट्टी है वहाँ से वो एक ट्रेड रूट निकालना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे। भारत सिखों के क्या मजहबी मकामात पर हमला करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की कोशिश करेगा जिस तरह पहलगाम में हुआ, इस पर बात करेंगे। उधर इजराइल ने कहा है जी कि मैं अगर ट्रंप साथ नहीं भी देता, ये एक मुनाफिकाना सी गेम चल रही है और वो कह रहा है कि मैं तो ईरान की 8वीं तनसीबात पर हमला कर दूंगा। मीनिंग देयर बाय कि आधी दुनिया और आधी से ज़्यादा दुनिया तबाही का शिकार हो जाएगी और पानी पीने को नहीं होगा। और ये दरिंदे पता नहीं फिर किस चीज़ पे हुकूमत करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ फ़ौज से बातचीत के लिए तैयार हैं। ये रोज़ रोज़ ये कहानी सुनाई जाती है, मगर मेरे नज़दीक ये कहानी ही है और ये कहानी ही रहेगी। मौजूदा जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें खान साहब की इस कोई कहानी नज़र मुझे नहीं आती। और पाकिस्तानी मैशत भी बात करेंगे, क्या वाकई 400 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। मियाँ साहब, मैं आपको ज़रा थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन हूँ। ये जो मदरशिप ड्रोन लॉन्च किया है इसने, मियाँ साहब, या पहले दहशतगर्दी पे बात कर लें हम। मियाँ साहब चलें पहले दहशतगर्दी पे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये हम मुसलसल एक विक्टिम है इस दहशतगर्दी का। और ये जो अफ़गानिस्तान, जो बलूचिस्तान में हुआ, इससे पहले हम देख चुके हैं पेशावर में हुआ, और आम ये जानते हैं कि 5000 से ज़ायद हमारे फ़ौजी शहीद हुए। अब इससे तादाद बढ़ चुकी होगी, मेरे पास फिगर्स ताज़ा तरीन नहीं है। 80,000 या लाख के करीब हमारे शहरी शहीद हुए हैं। तो मियाँ साहब, ये एक बड़ी सेंसिबल बात थी। पहले भी जब हमला हुआ उस वक़्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने कहा आएँ बात करें। आज भी हमने कहा आएँ, अगर आपके पास कोई है एविडेंस है, आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर ले आएँ, यूनाइटेड नेशन को ले आएँ, अपनी मर्जी के लोग ले आएँ। हम ये सब बातें करते रहें, मगर क्या करें, अब उनका इलेक्शन जो है हमारे गले पड़ा रहता है। क्या करें, इलेक्शन में सिवाय धमाकों, जंग, हिंदुत्वता, पाकिस्तान की डिमोनाइजेशन, इसके अलावा उनके पास कोई इलेक्ट्रल मैनिफेस्टो तो है ही नहीं। तो मियाँ साहब, ये लगता है खासा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। योर टेक ऑन दिस। देखें काजी साहब, इसमें सिर्फ इलेक्शन नहीं है। जो भारत है उसको बड़ी तकलीफें हैं, 2-3 तकलीफ हैं उसको। बुज़दिल भी है, मकार भी है, बेशरम भी है जो उसने आज वहां पर घिनौना वाकया किया है। और उसके जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, उन्होंने जो खुजदार में जो है बच्चों को मारा है, बच्चों को शहीद किया है। इंतहाई शर्मनाक वाकया है, इंतहाई बुज़दिलाना वाकया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन उसको तकलीफ क्या है? उसको तकलीफ ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो फील्ड मार्शल बन गए हैं। वो इसलिए बन गए हैं कि उन्होंने भारत के दांत खट्टे किए हैं। वो इसलिए बन गए हैं कि उन्होंने जिल्लत अमेज उनको शिकस्त दी है। वो इसलिए उनको बनाया गया कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। दूसरी तकलीफ उनको ये है कि पाकिस्तान के नायब वजीर आजम चीन में है, वहां पर जो है वो अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी वहां पर हैं। चीन और अफगानिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा, उन्होंने आपस में हाथ जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। वो उन्होंने एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला लिया है। वहां वो CPEC का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये तकलीफ है उनको। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी सफारतकारी बेहतरीन जा रही है। अब उसको तकलीफ हो कि ना हो, क्योंकि उसके जिल्लत उठा चुका है। अब वो इतनी जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद इतना घिनौना काम कर रहा है कि वो वहां पर खुजदार में बच्चों को जो शहीद कर रहा है। उन्होंने पहले भी जो बच्चों को शहीद किया वो पेशावर में किया, अब उन्होंने खुजदार में बच्चों को शहीद किया।
उनकी अफवाज जो है वो पाकिस्तानी अफवाज से लड़ नहीं सकती, उनकी फजाइया पाकिस्तानी फजाइया से लड़ नहीं सकती। उनके हमने 6 त्यारे मार गिराए, उनकी चौकियां तबाह करके उनको तबाह हाल करके रख दिया, और अब जो है वो इस तरह की प्रॉक्सी कर रहा है। अब मेरी तजवीज़ ये है काजी साहब कि उनके जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनको उड़ा देना चाहिए, उनको जो है घुस के मारना चाहिए, जहां जहां पर ये प्रॉक्सी है वहां पर निशाना बनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हमने बच्चों को नहीं मारना, हमने उनके जो है प्रॉक्सी अड्डों को उड़ाना है, उनको उड़ाना चाहिए। मियां साहब, अब हम ये देखते हैं कि BLA के लोग जो हैं, अब उनके जो टीवी चैनल्स हैं उस पर बैठे होते हैं, ठीक है, वो एक उनका एक मौक़िफ़ है, हम उससे एग्री नहीं करते, लेकिन बात यह है कि ये फिर वो ओपनली देखें, वहाँ पे जो खालिस्तान की तहरीक है वो एक पुरअमन तहरीक है, वो मुल्क से बाहर भी हैं, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, जंग की बात वो करते हैं इस सूरत में कि अगर हमारी जंग होती है, क्योंकि उनके मजहबी मकामात यहाँ पर हैं, पाकिस्तान के साथ उनका एक रूहानी लगाव है, उनके अपने मजहबी मकामात की वजह से लाहौर में उनका एक टेम्पल है, वहाँ यहाँ करतारपुर में है, लेकिन हम नहीं देखते कि वहाँ पर सिखों ने हर चंद की उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। मगर BLA प्रैक्टिकली जो है, मियाँ साहब, मैं ये आपको एक साफ बात बता दूँ, ये कौन सी, मैं किसी नेशनलिस्ट स्ट्रगल के खिलाफ नहीं हूँ, कश्मीरी भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या लोगों के शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों के गले काटना जो है वो आज़ादी की तरफ आपको लेके जाता है? आप इसका मतलब ये है कि आपको तो क्या कभी, इसका मतलब ये है कि आपको तो कभी पावर मिल ही नहीं सकती, और अगर मिलेगी तो आपसे ज़्यादा ऑपरेसर कौन होगा? तो फिर आप नेशनैलिटी की बुनियाद पे बलूचिस्तान में जो नॉन बलोची हैं या नॉन पश्तून हैं, पश्तून तो खैर आपके साथ शामिल नहीं है, वो उनके गले काटेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि ये मियां साहब, मैं दोबारा इसी बात को रीइंफोर्स करता हूं। काजी साहब, ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत बड़ी बात की है कि शनाख्ती कार्ड देखकर जो है वो मारने वाली बात, यही इसको जो आप टेल कर लें, ये नाकाबिले तरदीद सबूत है कि जो पहलगाम में वाकया हुआ वो इन्हीं BLA वालों ने और इन्हीं TTP के गमाश्तों ने किया है। वहां पर भारत ने उनसे ही करवाया है, वहां पर उनसे करवा के पाकिस्तान पर डाला है, इसके बाकायदा सबूत है। और यही वजह है कि अब फैसला हो चुका है कि इनके ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, अब नहीं बख्शा जाएगा किसी को, क्योंकि बच्चों को शहीद करना सबसे बड़ा घिनौना जुर्म है। हम मियां साहब अब आगे बढ़ते हैं। एक तो मैं ज़रूर इसकी, अगर हमारे पास यार इसकी कोई हो थोड़ी सी वीडियो हो तो हम दिखाना चाहते हैं, मगर इसकी सिमुलेशंस ही आ रही हैं। मियां साहब, मैं एक तो बात ये बताऊं कि थोड़ा सा जिक्र कर दें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंने ये आज इसको देखा है कि इंडिया इसको बड़ा ही इस पे तमाम उनकी जो बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये ड्रोन मदरशिप क्या है। मियां साहब, 2-3 फिगर मैं आपको फिगर्स बता दूं। आम एक जो जहाज़ है, फाइटर जहाज़, उसके जो विंग्स हैं वो 10 से 13 मीटर होते हैं। ये जो उन्होंने बनाया है ये 25 मीटर है, इसकी मार 7000 किलोमीटर तक है, ये 6 टन तक का बारूद उठा सकता है, और 7000 किलोमीटर, और फिर इसकी जो बैली है ये दोनों तरफ से खुलती है, और उसमें से सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स निकलते हैं। अब वो ये वावेला कर रहे हैं जी ये क्या है, साथ इसमें तनकीद भी कर रहे हैं, ये तो टेस्ट नहीं हुआ, चलें ये भी आपकी मेहरबानी से टेस्ट हो जाएगा, जैसे JF-10 टेस्ट हुआ है तो ये भी टेस्ट करके देख लें। तो मियां साहब, ये जो चाइना है इसने जो बिल्कुल खुफिया और खुफ्ता रखा हुआ था अपना जो मिलिट्री प्रोग्राम, और जाहिर है इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री बजट अमेरिका बहादुर का है, और चाइना बड़ा दूर नीचे आता है। पिछले जो बाद के कुछ 6-7 मुल्कों का मिलिट्री बजट इकट्ठा करें, बड़े जो G7 है या जो बड़े मुल्क हैं, तो उनका इकट्ठा जो है बजट वो अमेरिका से कम होता है। मगर इसके बावजूद टेक्नोलॉजिकली जिस तरीके से चाइना ने इसको पीछे छोड़ा है, और ये जो ड्रोन, ये जो एक मुझे अफरीत नज़र आ रहा है, हम इसके हक में नहीं है, हम जंगों के हक में नहीं है, हम बमों के हक में नहीं है, मगर क्या करें, आपने बम और जंग जो है हमारे ऊपर हमारी सलामती के लिए मुसल्लत कर दिया है। शाम में जो किया, इराक में जो किया, गजा में जो करें, हमें तो बम रखने पड़ेंगे, क्या करें भाई साहब? इसको बदकिस्मती कहें कि हमारा दुश्मन बहुत ही बुज़दिल और मक्कार है, इसलिए हमने ये असले जो है वो खरीदने हैं और ये असला लाना है। चाइना हमें इससे भी बड़े जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो उससे हम हासिल करेंगे। और चाइना जो है वो खबर ये आ रही है J-35A जो 5th जनरेशन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लेस जो है वो तैयारे हैं वो देने जा रहा है, और वो 2026 में जो है वो हमें मिल रहे हैं, और उसमें जो हमारे पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है काजी साहब, और उसका जो
एक मैं आपको खदोखाल बताऊं तो वो भारत के लिए बड़ी खौफनाक होंगे। वो इसलिए कि ये जो त्यारे हैं ये तेज रफ्तार तो हैं ही, बड़े तेज रफ्तार हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ये इसमें जदीद जंग के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये मेरे सामने इसके खदोखाल लिखे हुए हैं कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं, ट्विन इंजन के हैं। J-35A जो है जदीद तरीन त्यारा जो है वो रडार में नजर नहीं आता और ये रियल टाइम कनेक्टिविटी से मरबूत करता है अपने आप को और नेटवर्क बैटल स्पेस कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दुश्मन के अहदाफ को निशानदही करके उसको निशाना बनाता है, दिफाई निज़ामों को तबाह करता है और दुश्मन के अहदाफ के मालूम करके जो तवील जो मार करने वाले मिसाइल हैं उनको बाकायदा तौर पर पिन पॉइंट करके उस जगह पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करता है। ये इतने जदीद त्यारे जो है पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। इसी चीज की जो है वो रोड उठे हुए हैं भारत को। तकलीफ यही है भारत को क्योंकि चीन ने आयरन ब्रदर होने का सबूत दे दिया है। चीन ने कह दिया, आज भी उनके वजीर खारजा ने यह बयान दिया है कि हम आयरन ब्रदर हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर पाकिस्तान की हमायत जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि CPEC-2 जो मशरक के सेंट्रल एशिया रियासतों तक जाना है उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान उसमें तीसरे फरीक के तौर पर जो है वो शामिल हो रहा है। जब अफगानिस्तान तीसरे फरीक के तौर पर शामिल होगा तो क्या अफगानिस्तान हमसे लड़ेगा? अफगानिस्तान तो हमारा दोस्त होगा। वहां पर जितनी भी भारत की प्रॉक्सीज हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा क्योंकि TTP के गमाश्ते वहां पर हैं, उनको तबाह किया जाएगा। BLA के ठिकाने हैं, उनको तबाह किया जाएगा। खुद अफगान हुकूमत जो है उनको तबाह करेगी, पाकिस्तान के साथ मिलकर तबाह करेगी और उसमें जो बलोचिस्तान है उसको ना सिर्फ पुरअमन बनाना है बल्कि वहां पर हम जो CPEC है उसके समरात आने हैं, वहां पर तरक्की होनी है, वहां पर ग्वादर जो सी पोर्ट है वो उसके साथ ममालिक को कनेक्ट होना है। मैं स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो नायब वज़ीर ख़ारजा है अफ़गानिस्तान के वो बैठे हुए हैं और इसहाक डार साहब भी बैठे हुए हैं। इससे एक बड़ा मैसेज गया है क्योंकि कल तक हम ये खबरें आ रही थी कि जी वो उन्होंने कॉल की है उनके वज़ीर ख़ारजा ने, जो उनके बेचारे ख़ासे मुश्किल में हैं वज़ीर ख़ारजा उनकी, और अब उनकी मदद के लिए शशि थरूर एंड हिज लाइक्स जो हैं उनको भेजा गया कि जाएँ जी कोई जाके डिप्लोमेटिकली हमारी फेस सेविंग करें। तो ये है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल और देखें चाइना जो है जो स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है, क्या ये पैगाम नहीं है दुनिया को? क्या ये भारत को पैगाम नहीं है, इसराइल को पैगाम नहीं है, अमेरिका को पैगाम नहीं है कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में जो है वो इकट्ठे हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है और अफगानिस्तान जो है वो हमारे साथ मिलके जो है वो ना सिर्फ तरक्की करेंगे बल्कि दहशतगर्दी के जंग का जो है वो हिस्सा भी बनेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे भी और दहशतगर्दी को ख़त्म भी करेंगे। मियां साहब, उसमें बात देखें ना, एक और बहुत बड़ी शिफ्ट और चेंज आई है जब से ये आए हैं ट्रंप साहब। इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट का जो नारा लगा के जो एक लगा दी है, टैरिफ बैरियर कर दिया है। अब जो दुनिया की तमाम नेशंस हैं वो तो चाइना की तरफ देख रही हैं। चाइना जो है वो कह रहा है कि जनाब आएँ इधर हमारे साथ कारोबार करें। वो अमेरिका क्या देगा? वो तो आप अभी ये टैरिफ की लड़ाई कभी चलती है कभी रुकती है, इंडिया पे लगेंगे नहीं लगेंगे। तो वो तो एक इतनी इरेटिक पॉलिसी है ट्रंप साहब की कि कोई पता नहीं कि वो सुबह उठ के क्या कर देंगे, फिर वो उसको रोल बैक करते हैं, फिर उसको शुरू कर देते हैं। चाइना के साथ उन्होंने लड़ाई की 250% तक ले गए, फिर कहते हैं अब नीचे आ जाएंगे। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने पाबंदी लगा दी है जो एक्सपेंसिव अर्थ है, जो कि बुनियाद है आज की सनती तरक्की की, जो असले से लेके दुनिया की छोटी मशीन में शामिल होता है। और अगर हमारे पास फिगर्स हैं, अगर हम देख सकें कि उसमें 90% से ज़्यादा उस पर चाइना का कब्जा है। और चाइना की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने तमाम मुल्क जो उससे ये इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपेंसिव अर्थ जिन्हें आप कहते हैं, उसने पाबंदी लगा दी है। नंबर 1, इसको आप मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2, आप इसको हमसे इंपोर्ट करके चाइना को अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब दुनिया में जो एक पिवट बनता नजर आता है वो चाइना है। और एक उसके बारे में जो गलतफहमी थी इनको कि ताइवान को ये असला दे के और ये कर लेंगे, वो दिन गए गुजर गए। अब ताइवान को भी ये, मैं नहीं कहता कि एग्रेशन कोई करे और ताइवान जो है उसकी इंडिपेंडेंस या जो उनका एक मसला है, क्लेम है, चाइना का क्लेम है कि ये मेन लैंड का हिस्सा है। बहरहाल ऐसी बहुत सी और डिस्प्यूट्स दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वहां से
उधर से अटलांटिक ओशन से उधर से उठ के आके इसको एक्विप करना, इसको 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 असला देना ताइवान को, तो उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये मैसेज भी क्लियर कर दिया चाइना ने कि तुम पहले पाकिस्तान से तो निमट लो, फिर इंडिया को मेरे सामने खड़ा करना। तो ये बड़ा चेंज एनवायरनमेंट। लेकिन देखें काजी साहब, चाइना जो है, चाइना का बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन रोल है दुनिया में। अब अमन का दाई जो है वो कहते हैं ट्रंप साहब के मैं अमन का दाई हूं, वो जंग तो खत्म नहीं करा सके गजा की। गजा में तो अभी भी जो है वो नस्लकुशी हो रही है, वहां जुल्म और बर्बरियत के जो है पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वहां पर जो है बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां की जंग तो खत्म नहीं करा सके, बल्कि वहां कब्जे की बातें करते हैं। चाइना जो है वो अमन का दाई है। चाइना जो है देखिए, उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इकट्ठे बिठा दिया। अब चाइना तिजारत की बात करता है, चाइना पूरी दुनिया में तिजारत की बात कर रहा है, और तिजारती मैदान में चाइना जो है सुल्तान बन चुका है। तो वो उन्होंने, उनकी मैशत जो है सबसे बड़ी मैशत बन चुकी है। बल्कि चाइना ने जो तजारती महाज में, आईटी के महाज में, चाइना ने तमाम सेक्टर्स में जो सबको जो है बिछाड़ के रख दिया है। और जो डीप सीक से लेकर सैटेलाइट तक, आपने देखा कि ट्रंप का आज बयान का सब जो, उसको गौर से देखिए, जो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा दिफाई निजाम बना रहे हैं जो खला से हमें जो है वो मिसाइलों को जो है वो महफूज करेगा। ये क्या है? डर है ना। तो चाइना जो है वो खला का भी सुल्तान बन चुका है। मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूं, और ये ब्रेक, और नाजरीन बस इसी बात पे कि ये मेरे ख्याल में इस वक्त और हिस्ट्री ने जो दुनिया का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल है उसको भी चैलेंज कर दिया है। लिबरल डेमोक्रेसी का तुसान इर्तहाल होता हमें नज़र आता है। किसी दिन बात करेंगे ये जंग के से हम निकलेंगे तो किस अहद में हमने कदम रख लिया, और ये जो ख्वाब थे लिबरल डेमोक्रेसी के, ये कैसे चकनाचूर हो रहे हैं और ये हमारे सामने कैसे क्रम्बल कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। तो इंतहाई अहम गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें खालिस्तान तहरीक के मुमताज़ रहनुमा जनाब गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। सरदार साहब, मैं आऊँगा, एक दो जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो अब हम ऑफ दी स्क्रीन भी बात कर रहे थे, कि अब एफर्ट्स हो रही हैं कि जो सिख बिरादरी और सिख भाइयों ने जिस तरीके से साथ दिया पाकिस्तान का, और क्योंकि उनका वो ख़ुद भी उनके बड़े ग्रीवेंसेस हैं 1980 से हम जानते हैं तारीख़, तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह कल बच्चों की बस पे हमला किया गया, स्कूल के बच्चों की बस पर, ये एक जवाबी कार्रवाई है? और क्या आप समझते हैं कि इस तरह की कोई घिनौनी कार्रवाई करके जो एक वेज क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है सिख बिरादरी और पाकिस्तान के माबैन? सरदार साहब जी, सब तो पहला पाकिस्तान दे विच मेरे सारे आवाम ते भैन भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और मेरी हमदर्दी है साडी पूरी सिख पंथ दी पाकिस्तान दे नाल, पाकिस्तान दी आवाम, सरकार ते उन्हां परिवारां दे नाल, उन्हां फैमिलीज़ दे नाल जिन्हां दे बच्चे इस हिंदुस्तान ने अज उस बलोचिस्तान दे विच बस दे उत्ते हमला करके मारे है। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ खून ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਰਾਜ 2000H, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਹਜੇ ਰੁਕਿਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ और आर्मी स्कूल के उत्ते और मिलीटेंट कहते जी असीं मिलिटरी जिहड़े टारगेट करने हैं। जिन्ने इन्हां दे अकाउंट है, चाहे वो इंडिया टुडे है चाहे दूजे है, वो इस वक्त बलोच चों उन्हां दे जिहड़े नुमाइंदे आ उन्हां नूं लिया के गलबात करते रहे हैं पिछले समय च, और वो उन्हां नूं इंसाइट भी करते हैं भी ये तुसीं इन्हां नूं जिहड़ा है अलग करो बलोचिस्तान नूं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ।
जी जी मियाँ साहब। पन्नू साहब, देखने में ये आया है कि जो भारतीय जर्नल्स हैं वो वाज़े तौर पर ये बयान दे रहे थे कि जो गोल्डन टेम्पल है या जो सिख बरादरी के वहाँ पर मजहबी मकामात हैं वहाँ पर हमने असला लगाया था ताकि पाकिस्तान उस पर हमला ना कर दे, और बाद में जो रद्द-ए-अमल आया सिख बरादरी की जानिब से फिर वो खबर वापस लेनी पड़ गई। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि साफ जाहिर हो रहा है कि कोई मोदी सरकार जो है वो कोई बड़ी साजिश करने जा रही है सिख बरादरी पर या सिख इबादत गाहों पर। कोई बड़े हमले का प्लान भी हो सकता है कि इस तरह प्लान करके, इस तरह हमला करके जो है पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगाया जाए। पहलगाम का वाक़या तो पहले हो चुका है, आपके सामने है। देखो, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ 65 ਜਾਂ 71 ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ 1947 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 500 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਲੜੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 14 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ। दरबार साहब के उत्ते जे किसी ने साहब देखो, एक भारत ने जिल्लत अमेज जो उनको हमने शिकस्त दी है और मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद उसने अपनी प्रॉक्सीज जो है वो एक्टिव कर दी हैं। बलूचिस्तान के अंदर आज खुजदार में बच्चों पर हमला किया गया और ये मुमकिन है, बैद नहीं है कि वो इसी तरह जो पहलगाम का वाक़या इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को हमदर्दियाँ हैं कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तान को हमदर्दियाँ हैं सिखों के साथ। अब वो सिखों के साथ भी ऐसा जो है वो वाक़या कर सकता है, यहाँ नहीं तो बाहर, मुल्क से बाहर जो है उनकी प्रॉक्सीज चल रही हैं। और जो आपने देखा कि कनाडा के अंदर भी सिखों का कत्लेआम किया गया और अभी भी वो जो है सिखों पर हमले करवाने के दरपे है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो इस तरह के वाक़यात करता है तो फिर भारत के साथ क्या करना चाहिए? क्या उसको जवाब देना चाहिए, घुसकर मारना चाहिए, उसके ठिकानों को तबाह करना चाहिए? देखो, मैं वापस एक मिनट दरबार साहब ते दस दिना कि सिख दे उत्ते जिदन दरबार साहब ते 6 जून 1984 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਵਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗੱਲ ਹੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ नहीं सुनाया जाता। अच्छा, लेकिन पन्नू साहब अगर दोबारा भारत जो है वैसी हरकत करता है, दोबारा जारहियत करता है जिसका हमने पहले मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो फिर क्या सिख फौजी जो हैं वो उनके साथ लड़ेंगे, पाकिस्तान के तरफ से लड़ेंगे या खुद लड़ेंगे ताकि अपने खालिस्तान को भी बचाएं, पंजाब को भी बचाएं और वहां पर मजहबी मकामात को भी बचाएं? देखो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਫੌਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। एक मिनट मियां साहब, एक मिनट ठहरिएगा, मियां साहब एक मिनट ठहरिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आप, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਕੀਤੀ ਕਿ 1980 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਦਣ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਫੀਲਡਸ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ 1000 खालिस्तान रेफरेंडम ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पन्नू साहब, जो मोदी के गमाश्ते हैं वो वहां पर सिखों को तंग करते हैं, क्या आप मोदी को आलमी इंसाफ का अदालत में लेके जाएंगे? कल सिख बरादरी कह रही थी कि उनको हम फांसी के फंदे तक ले जाएंगे, क्या इंसाफ के कटारे में मोदी को खड़ा करेंगे आलमी सतह पे? बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਥੈਂਕ यू वेरी मच, तुसी सानू टाइम दिता। नाज़रीन, हमारे साथ खालिस्तान तहरीक के मुमताज़ रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू थे हमारे साथ। मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने, ये बातें रह जाती हैं, वो आज तक गोल्डन टेम्पल को नहीं भूले और ये तारीख़ी सबक है जो हमें सबको याद रखने चाहिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम दो इशूज़ या दो जो मौज़ूआत उन पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इज़राइल के हवाले से। खबरें अपेरेंटली आ रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में दाएं बाएं आ रही है कि जनाब वो इनकी बात नहीं मानता, बड़ी याहो बुका कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिकली उसकी इमदाद रोक नहीं रहे और प्रैक्टिकली जो असला उसको सप्लाई करते हैं, जो कि निहत्ते गज़ा के लोगों पर गिराया जाता है और जिसमें सारी दुनिया भी जो है वो OIC भी खामोश तमाशाई है और जो वेस्ट के जो बड़े माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स के जो ये चाचे मामे हैं वो भी चुप करके बैठ के देखते रहते हैं बच्चों के। और जिस तरह कल हमने खबर दी थी कि 14,000 बच्चे जो हैं अगले चंद घंटों में, ये उनकी अपनी असेसमेंट है, उनकी अपनी जो बॉडीज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशन हैं या जो ये खैराती इदारे हैं, ये उनकी असेसमेंट है
इसी तरह यमन के हवाले से भी हमने बात की थी। अब मियाँ साहब एक नई बात निकल आई है और ये इन्होंने इजराइल ने अपनी नई पॉलिसी बताई है। उसने कहा जी मैं तो यूनिलैटरली जाऊँगा, अगर मेरे पीछे नहीं खड़ा और अगर अमेरिका ईरान से गुफ्तगू करना चाहता। भाई अमेरिका को तो समझ ये लग गई, जिस तरह कल हम खुल के बात नहीं कर सके कि ईरान का जो ड्रोन है जो $200 से $500 में बनता है, अमेरिका का $30 मिलियन में बनता है। ये बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। वो जाके जहाज़ों पे वो गिरा रहे हैं। इवन उन्होंने 3 जहाज़ F-35 स्टेल्थ जहाज़ जो सबसे अहम जहाज़ है, एक हिट हुआ। ये पलकी शर्मा ने, जो उनकी बहुत बड़ी आजकल माशाल्लाह बोल रही है एंटी पाकिस्तान, उनकी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है या टीवी है उनका वेब, वो उसने खुद हमें वो उसकी तस्वीरें भी दिखाई कि वो उस रैग टैग आर्मी जो है यमन की, उसने हिट किया और बड़ी मुश्किल से वापस उसने लैंड किया। फिर उसने ये भी खबर बताई कि 2 F-35 जो हैं, जब उसका एक मिसाइल आ रहा था वहाँ से यमन से, तो उनका जो एक बहरी बेड़ा है उसने उसके निशाने से बचने के लिए तेज़ी से जब करवट बदली या साइड पे हुआ तो 2 जहाज जो पार्क थे वो खैर से आजकल रिहाइश पजीर हैं समंदर की तह में। तो ये सिलसिला है। अच्छा, अब वापस आते हैं, अगर वो यूनिलैटरली ये करता है तो आपको पता है हम इससे पहले मियाँ साहब ये बात कर चुके हैं और ये गालिबन आपने स्टोरी दी थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि अगर ये उसकी एटमी तनसीबात पे हमला करता है तो पूरा जो मिडल ईस्ट है वो अनलिवेबल हो जाएगा। वो उसकी वो हालत हो जाएगी अगर वहाँ का असला या वहाँ पे जो अगर वेपन्स पड़े हुए हैं और जो खबरें हैं कि जी कुछ बने हुए हैं या नहीं बने हुए, या जो भी फैसिलिटी है, वो इस तरह की ताबकारी फैलेगी उससे कि एक तो समंदर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा। मगर इस पागलपन को रोकने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। मियाँ साहब पहले आप इस पर ज़रा अपना टेक दे लें, फिर अपनी मैशियत की तरफ आते हैं। जी कायद साहब देखें, जो इजराइल है उसका मज़मूम इरादा आज का नहीं है, बहुत पहले का है कि वो ईरान पर हमला करना चाहता है, उसने ईरान पर हमला करना है। और वो जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके दरमियान में साहब ये खबर आप पढ़ दीजिएगा अगर आपको नजर आ रही है तो। गजा में बच्चों को मारना हमारा मशगला बन चुका है। ये मैं इसी पे आ रहा हूं कि जो ईरान है, जो इजराइल है, वो चाहता है कि वो ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला करे। 2 मुल्क उसको खटक रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक ईरान। अगर वो पाकिस्तान और ईरान, आप देखें कि भारत के अंदर जो भारत ने जारहियत की, वहां पर आज वजीर आजम ने भी कहा कि वहां पर इजराइल बाकायदा तौर पर मौजूद था, उनका असला भी था, उनके लोग भी थे, उन्होंने भारत की जानिब से लड़े हैं। 2 मुल्क क्यों खटक रहे हैं? इसलिए कि जो ईरान है वो एटम बम बना रहा है, पाकिस्तान एटम बम पाकिस्तान के पास है, इसलिए दोनों मुल्क जो है उसको खटकते हैं और इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करेगा। वो इसलिए कि आयतुल्लाह खामनई ने भी ये जो है वो खदशा जाहिर कर दिया है कि हमारे मुज़ाकरात जो अमेरिका के साथ चल रहे हैं उसका हौसला अफजान नहीं है। और ईरान जो इजराइल है वो तो बच्चों को मारना अपना मशगला समझता है। उसका आपने देखा कि ये बाकायदा खबर आई है कि वहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ये इजराइल का एक मशगला है, उनको शर्म आनी चाहिए। और वो तीसरी आलमी जंग काजी साहब होने जा रही है, क्योंकि वो हर सूरत अगर हमला करता है तो फिर ईरान भी स्ट्राइक बैक करेगा। ईरान अगर स्ट्राइक बैक करेगा तो फिर वो बहुत सख्त होगी। तो क्या ईरान पर हमला होगा तो रूस खामोश रहेगा, चीन खामोश रहेगा, फिर वो जंग जो है फैलती जाएगी। तो ये जंग फैलनी जो है पूरे खित्ते के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए बड़े खतरनाक है। मियां साहब, जंग जो है वो न्यूक्लियर आर्म जो लोग हैं इसमें अनथिंकेबल है। डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेनेट, यू नो। अब ये है कि वो देखे ना, 2-4 बंदे अपने आप को हुकूमत में अपने ओहदों पर रखने के लिए वो एक बांदर के हाथ में जैसे उस तरह आ जाता है। वो ये आज की जो इंटरनेशनल अफेयर्स मेरे नज़दीक तो ये हैं, या ये कहते हैं कि बांदर के हाथ में जो है वो बंदर कहते हैं, जिसे बांदर पंजाबी में कहते हैं, कि उसको माचिस दे दें, आग लगा देंगे ये अपने आप को हुकूमत में रखने के लिए, जिस तरह नेतान्याहू कर रहा है, जिस तरह मोदी कर रहा है, और जिस और भी बहुत जगहों पर इस तरह ही हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या दे विल, यानी ये पूरी ह्यूमैनिटी को दांव पे लगाएंगे क्या? आर दे इनसेन? लेकिन काजी साहब देखिए, दुनिया तो चाह रही है कि अमन हो। जिस तरह यूरोप ने उन पर पाबंदियां लगा दी, बरतानिया ने उन पर पाबंदियां लगा दी, मैं आज सारा पढ़ के आया हूं। जो वजीर आजम है वो कहते हैं कि उन पर पाबंदियां लगाई जाएं। देखें, उनको समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं काजी साहब, लेकिन वो नहीं समझता। वो नेतन्याहू केयर स्टारमर जो उनका वजीर है यूके का, ज़बानी जमा तफरीक, अंदर से माल ले जा रहे हैं, अंदर से एक नुमाइशी किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका इलेक्ट्रेट इंतहाई मुखालिफ है इजराइल के,
और वो उन्हें अपने इलेक्शन की पड़ी होती है, तो वो करते हैं, अंदर से वो माल दे रहे हैं। और आई डोंट नो वाई, यानी उनमें क्या, इसकी हिकमत क्या है? इजराइल कौन सा मुल्क है मिडल ईस्ट में जो वेस्ट के लिए खटकता है? मतलब अच्छा, अब वक्त थोड़ा है, मियाँ साहब मैं एक अगली स्टोरी पे आता हूँ जी। बानी तहरीक इंसाफ बातचीत कर, वो आज अलीमा खान साहिबा को तो नहीं मिलने दिया गया, उनके जो 2 बहनें हैं वो गईं, और उनके तवस्सुत से अलीमा खान साहिबा का ये कहना था कि जी उनको जो उनके वकील ने कुछ लिखा हुआ दिया है या उसको बताया है, उसके मुताबिक खान साहब ने कहा है जी कि मैं बात करूँगा, लेकिन मैं वो उनका वही मौक़िफ़ है, वो कोई ये जो ड्रामा चलाया गया था। बल्कि ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा का ये कहना है कि जनाब जब भी हम कोई तहरीक की बात करते हैं तो फ़ौरन ख़बरें आ जाती हैं जी गल बात हो रही है, तय हो गया, अब ये सब आ रहे हैं, अपना क्या नाम है, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। मैं गलत साबित हूँ कई दफ़ा ज़िंदगी में, और ऐसी हम अपने इरादों के टूटने से ही अल्लाह को पहचानते हैं, बल्कि अपने जो नज़रिए क्या कहते हैं जो सोच फ़िक्र है उसके गलत साबित होने से भी हम इंसान की लिमिटेड सोच है। मगर एज़ फार एज़ मेरी जो अक्ल गैर सलीम है उसके मुताबिक इस क्या कहते हैं पावर स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है, इसमें हम आ ही नहीं रहे। इसकी ये आइंदा भी और शक्लें लेगा। जो अलीमा खान है उन्होंने तो पीटीआई को टेक ओवर कर लिया है। अलीमा खान ने चंद 2-3 दिन पहले सियासी कमेटी का इजलास बाकायदा सदारत की, और उस पर आज जो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जो एमपीए और एमएनएज आए थे वो भी अलीमा खान ने ही उसकी कॉल पर आए थे। उन्होंने उनको कहा था कि जो नहीं आएगा पार्टी में नहीं रहेगा। कल जो मुलाकात हुई थी वहां पर बैरिस्टर सलमान गए थे, उन्होंने जाकर जब गए तो उनका अलीमा खान ने कहा, जो अलीमा खान को तो नहीं मिलने दिया, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि वहाँ खान से बात नहीं करनी कि हमने वहाँ पर लोगों को बुलाया है, और उन्होंने नहीं की और आज लोगों को इम्तहान में डाला, वहाँ पर आए। लेकिन बानी पीटीआई की जहाँ तक बात है, बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हमसे मुज़ाकरात नहीं करने, सियासी गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करें, लेकिन खान साहब कहते हैं सियासी हुकूमत से मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, तो मुज़ाकरात तो नहीं। मियाँ साहब, सारी दुनिया को पता है जनाब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कितने ताकतवर हैं, कितना वो फैसले कर सकते हैं, इस पर हम क्या बात करें। आई थिंक इट इज़ वेरी सेल्फ एविडेंट, और मैं समझता हूँ वो ठीक कह रहे हैं कि जहाँ उन्होंने बात होनी वहाँ बात नहीं हो पा रही और नहीं होगी, इसलिए कि ये एक स्टेल मेट है, और ये स्टेल मेट ऐसे ही रहेगा। मगर कहानी आगे कैसे, तारीख़ की कहानी रुकती नहीं है, वन वे और अदर वे जाती है, मगर कैसे जाती है मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मगर तारीख़ यहाँ रुकी नहीं रहेगी, मगर इनके दरमियान कोई गुफ्तगू होने वाली नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और खान साहब के दरमियान। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।